हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे कक्षा 9 इतिहास की दुनिया यूनिट 7। ये एससीईआरटी की बुक है जो कि टीचर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं यूनिट 7, शांति के प्रयास। राष्ट्र संघ। प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ, परंतु इस युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न समस्याएं विजित राष्ट्रों के साथ संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती भरी थी। युद्ध के उपरांत संसार के सभी नेताओं की इच्छा थी कि विश्व में शांति की स्थापना हो। यद्यपि इस समय तक यूरोप में किसी ऐसे प्रभावशाली संस्था का अभाव था जो पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के झगड़ों का समाधान कर युद्ध को टालने का प्रयास करती। अतः युद्ध के आरंभ से ही इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। फिर से मैं इसे दोबारा यहाँ से पढ़ दे रही हूँ। अतः युद्ध के आरंभ से ही इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हो, परंतु युद्ध के तनाव भरे माहौल में यह संभव नहीं था। अतएव 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी। इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है, जिन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया। अंततः विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। राष्ट्र के उद्देश्य। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना था। इसी के निर्मित राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति विश्वास पैदा करने तथा युद्ध के पूर्व एवं बाद में की गई संधियों को लागू करवाने का प्रयास किया गया। युद्ध जनित आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करना भी राष्ट्र संघ की प्राथमिकताओं में शामिल। राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र। चूंकि इस संस्था की स्थापना युद्ध के उपरांत हुई थी, फलतः प्रारंभ में इसमें विजित अर्थात मित्र राष्ट्र फ्रांस, इंग्लैंड, रूस आदि तथा युद्ध के दौरान तटस्थ रहने वाले कुछ राष्ट्र भी शामिल थे, जिनकी संख्या 31 के करीब थी। बाद में इसके सदस्यों की संख्या 60 हो गई। राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि वह देश स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न हो तथा राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्य उस संघ में शामिल करने पर सहमत हों। राष्ट्र संघ के अंग। राष्ट्र की प्रथम धारा में सदस्य राष्ट्रों की सूची एवं दूसरी धारा में इनके 3 प्रमुख अंगों की चर्चा थी। व्यवस्थापिका सभा, असेंबली, परिषद, काउंसिल, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि भी प्रमुख अंग थे। राष्ट्र संघ के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए विविध आयोग जैसे संरक्षण आयोग, सैनिक आयोग आदि थे। व्यवस्थापिका सभा, असेंबली, यह राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि सभा थी, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे। प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार था। सदन के कार्य करने की भाषा फ्रेंच तथा इंग्लिश थी। इसके अतिरिक्त इसके कार्यों के अंतर्गत नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, राष्ट्र संघ के विधान की समीक्षा तथा संशोधन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीशों एवं महासचिवों की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन करना था। सदन के कार्य करने की भाषा फ्रेंच तथा इंग्लिश थी। इसके कार्यों के अंतर्गत नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, संघ के विधान की समीक्षा तथा संशोधन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों और महासचिव की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन आदि करना था। असेंबली किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मसले पर वाद विवाद एवं विचार विमर्श होता था। सभी निर्णय प्रस्ताव पारित कर बहुमत से लिए जाते थे। परिषद, काउंसिल, इसकी भूमिका
कार्यकारिणी परिषद के रूप में थी। इसमें 2 तरह के सदस्य होते थे, अस्थायी और अस्थायी। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और इटली इसके संस्थापक एवं अस्थायी सदस्य थे। बाद में जर्मनी तथा रूस को भी इसमें अस्थायी सदस्यता मिली। अस्थायी सदस्य के रूप में 9 छोटे छोटे राज्य थे। परिषद को व्यवस्थापिका सभा की तरह यह भी अधिकार था कि वह राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करे और कोई ठोस कदम उठाए। इस संदर्भ में उसकी कार्य और भूमिका असेंबली से भी अधिक प्रभावशाली थी। जर्मनी के सार तथा डांजिंग क्षेत्रों, जिसमें अल्पसंख्यक निवास करते थे, के प्रशासन का कार्य युद्ध एवं शांति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेना, सदस्यों को आदेश देना एवं महासचिव को मनोनीत करना आदि इसके प्रमुख कार्य थे। अब पढ़ेंगे सचिवालय। राष्ट्र के प्रशासकीय कार्यों के लिए सचिवालय कायम किया गया था, जिसका प्रधान कार्यालय जिनेवा में था। इसके अंतर्गत 12 विभाग थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनैतिक एवं कूटनीतिक मसलों पर कार्य करती थी। यह उन सभी संधियों का पंजीकरण एवं मसौदा तैयार करती थी जिसका संबंध राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों से होता था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों एवं विवादों का निपटारा करना था, जिसका मुख्यालय हॉलैंड, आधुनिक नीदरलैंड के एक शहर हेग में स्थापित किया गया। यह असेंबली को महत्वपूर्ण मसलों पर राय तथा राष्ट्र संघ के विभिन्न विधानों की व्याख्या भी करती थी, परंतु इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। प्रथम विश्व युद्ध का काल 1914 से 1918 यूरोप में समाजवादी तथा मजदूर आंदोलन के विकास का काल था, क्योंकि युद्ध में अधिशेष उत्पादन की आवश्यकता ने औद्योगिक श्रमिकों की महत्ता को बढ़ा दिया था। इसे 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति से भी बल मिला और इस तरह यूरोपीय देशों में मजदूरों की दयनीय आर्थिक तथा एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। अतएव युद्ध के बाद राष्ट्र संघ के तत्वाधान में मजदूरों के हितों की देखरेख तथा उनकी दशा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में था। राष्ट्र संघ द्वारा शांति के प्रयास। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग था। यद्यपि वे कार्य मुख्यतः राजनीतिक गतिविधियों के अंग थे, तथापि इसके आर्थिक और सामाजिक पक्ष भी कम नहीं थे। राजनीतिक गतिविधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने, निशस्त्रीकरण और आक्रमणकारी राष्ट्रों पर अंकुश लगाने में भले ही राष्ट्र संघ असफल रहा, परंतु युद्ध जनित समस्याओं को समाप्त करने में राष्ट्र संघों की काफी सराहनीय भूमिका रही। इस संदर्भ में राष्ट्र संघ ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। चूंकि राष्ट्र संघ का प्रथम कार्य युद्ध की परिस्थिति को रोकना था, परंतु प्रारंभिक छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने में राष्ट्र संघ सफल रहा। अपने 10 से 15 वर्षों की छोटी अवधि में ही इसने लगभग 40 छोटे बड़े राजनीतिक झगड़ों की जांच कर अपना निर्णय दिया। इससे राष्ट्र संघ द्वारा समझौता, मध्यस्थता तथा अनुरोध की नीति का अवलंबन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में भूमिका। इस कार्य में राष्ट्र संघ के प्रयास सराहनीय और सफल कहे जा सकते हैं। जैसे 1920 में स्वीडन और फिनलैंड के मध्य उठे ऑकलैंड द्वीप विवाद, जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य उठे साइलेशिया विवाद और लिथुआनिया की राजधानी विल्ना से लेकर पोलैंड और लिथुआनिया के मध्य के विवाद को सुलझाने में राष्ट्र संघ सफल रहा। 1995 में यूनान और बुल्गारिया के मध्य शुरू हुए युद्ध में यूनान पर दबाव बनाकर राष्ट्र संघ ने बाल्कन क्षेत्र में युद्ध के विस्तार को रोक दिया। यह राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरह पेरू द्वारा पड़ोसी राज्य कोलंबिया के नगर पर अधिकार को राष्ट्र संघ ने अनुचित बताया और पुनः यह क्षेत्र कोलंबिया को वापस प्राप्त हुआ। उपर्युक्त समस्याओं के समाधान में जनमत संग्रह और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की नीति को अपनाया गया, परंतु अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर राष्ट्र संघ की प्रभावहीन भूमिका ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रों को बल मिला। जैसे 1931 में जापान की साम्राज्यवादी नीति का शिकार चीन बना और
राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप के बावजूद भी चीन के प्रांत मंचूरिया से जापान ने अपने सैनिक वापस नहीं बुलाए। मंचूरिया संकट की असफलता से इटली के तानाशाह मुसोलिनी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को बल मिला और इस क्रम में उसने अफ्रीकी देश अबिशीनिया पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। अबिशीनिया के विरोध करने पर राष्ट्र संघ ने इटली पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, परंतु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इससे राष्ट्र संघ की कमजोरी उजागर हुई। फलस्वरूप छोटे छोटे राष्ट्रों का भी विश्वास राष्ट्र संघ से उठने लगा। अबिसीनिया में मुसोलिनी की विजय से प्रोत्साहित होकर हिटलर ने वर्साई की संधि की अवहेलना करनी शुरू कर दी। 1938 में उसने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया और 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व आरंभ हो गया। 1936 ईस्वी के स्पेनिश ग्रीक युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी के हस्तक्षेप से प्रजातंत्र के समर्थकों की पराजय हुई। इस हस्तक्षेप को राष्ट्रसंघ ने असहाय बनाकर देखा। यह प्रजातंत्र के आदर्शों पर कुठारघात था, जिससे अधिनायकवाद के नेतृत्व में युद्धोन्माद कायम हुआ। इसके अतिरिक्त यूनान इटली संघर्ष में इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र खुलकर इटली के समर्थन में आ गए। शक्तिशाली राष्ट्रों के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हस्तक्षेप की नीति ने राष्ट्रसंघ की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यद्यपि 1932 ईस्वी में हुए निशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता में जर्मनी तथा फ्रांस की सैन्य प्रतिस्पर्धा जिम्मेवार थी, परंतु इसे सफल बनाने में राष्ट्रसंघ ने भी कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। इस तरह अन्य राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को भी सुलझाने में राष्ट्रसंघ असफल रहा। इस असफलता ने अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को जन्म दिया। अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ की सफलता। इन राजनीतिक असफलताओं के बावजूद राष्ट्रसंघ ने अन्य क्षेत्रों में काफ़ी सराहनीय भूमिका निभाई। ये कार्य मुख्य रूप से जन कल्याण से संबंधित थे। युद्ध बंदियों की समस्या तथा उन्हें यातना गृहों से मुक्त कराने, युद्ध के उपरांत विस्थापितों एवं शरणार्थियों के पुनर्वास के कार्यों में राष्ट्रसंघ की भूमिका अग्रणी थी। राष्ट्रसंघ ने महामारी एवं भीषण संक्रामक रोगों को रोकने में काफ़ी सफलता प्राप्त की। युद्ध से ग्रसित यूरोप के कई राष्ट्रों की आर्थिक दशा सुधारने में राष्ट्रसंघ के विभिन्न संगठनों ने सहायता की। सामाजिक समस्याओं के निराकरण जैसे दास प्रथा को समाप्त करने, स्त्री के क्रय विक्रय को रोकने, अफीम के अनुचित प्रयोग को कम करने, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर सहयोग स्थापित करने में राष्ट्रसंघ ने अद्भुत सफलता प्राप्त की। राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में स्थापित राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनेक प्रशंसनीय कार्य किए। उसने संसार के सभी मजदूरों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था कराई। उनके काम के घंटों और पारिश्रमिक को निश्चित करवाया। राष्ट्रसंघ की सबसे महत्वपूर्ण सफलता अंतर्राष्ट्रीय विधि को समुचित ढंग से नियमबद्ध करने की दिशा में योगदान देना था। राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण राष्ट्रसंघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं परस्पर सहयोग का जो महान प्रयास था वह अल्पकाल में ही समाप्त हो गया, क्योंकि 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के महज